नमस्कार। मैं अनिल गुप्ता, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर के भौतिक विभाग से अपने बीएससी थर्ड ईयर मैथ्स ग्रुप में सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूँ। आज हम जो ऑनलाइन वीडियो प्रारंभ कर रहे हैं उसमें ये मेरा प्रथम वीडियो है थर्ड ईयर क्लास में, और फिजिक्स में अपने पाठ्यक्रम में 3 पेपर की रचना की गई है। पहला पेपर क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी, दूसरा पेपर न्यूक्लियर फिजिक्स, तीसरा पेपर सॉलिड स्टेट फिजिक्स। और इस पेपर में जो मार्किंग पैटर्न है वो गत वर्ष की तरह है। इस पेपर के 50 अंक होंगे, दूसरे और तीसरे के भी 50-50 अंक होंगे, और 75 मार्क्स प्रैक्टिकल के लिए होंगे। परीक्षा पद्धति गत वर्ष की भांति, और अपने इस पाठ्यक्रम में 3 इकाई की जो रचना है उसमें हम प्रथम पेपर क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन प्राप्त करते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स जो कुछ आप अभी तक पढ़ते आ रहे हैं सेकेंड ईयर तक, उससे फिजिक्स की एक नई ब्रांच है। और इस ब्रांच में आप इसको समझ सकें, क्योंकि आगे यह ब्रांच, चाहे हम पोस्ट ग्रेजुएशन का अध्ययन करें, चाहे रिसर्च करें, चाहे डिफरेंट सेक्शन हों, सभी में बहुत उपयोगी है। हमने अपनी यूनिट इकाई में क्वांटम थ्योरी का ओरिजिन पर ही विचार किया है, साथ में श्रोडिंगर इक्वेशन का डेवलपमेंट किया है। जबकि इकाई सेकंड में क्वांटम मैकेनिक्स के क्या पोस्टुलेट्स हैं और कुछ पोटेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। इस पाठ्यक्रम में कुल मिलाकर के 5 पोटेंशियल प्रॉब्लम रखे गए हैं। पार्टिकल इन ए बॉक्स, 1 डायमेंशनल केस, 3 डायमेंशनल केस, पोटेंशियल स्टेप, पोटेंशियल बैरियर, स्क्वायर वेल पोटेंशियल, लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर। और तृतीय इकाई में जाके हमने हाइड्रोजन एटम, एंगुलर मोमेंटम, किस प्रकार के बोर करस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल है, और स्पेक्ट्रोस्कोपी का बहुत एलिमेंट्री पार्टिकल को जगह दी है। और अपने पाठ्यक्रम का जो समापन है वो मूलतः रमन इफेक्ट पर जाकर के हो रहा है। यह विषय बहुत रोचक तो है ही, इसके साथ साथ आगे के अध्ययन के लिए भी, फिजिक्स को समझने के लिए भी बहुत बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला प्रश्न, जब हम इस विषय पर चलते हैं तो बात आती है, व्हाट वाज द नीड टू डेवलप दिस क्वांटम मैकेनिक्स, और व्हाट आर द इनएडिक्वेसी ऑफ क्लासिकल फिजिक्स। देखिएगा, हमने अभी तक
जो क्लासिकल फिजिक्स पढ़ा है, जिसका अध्ययन किया है, तो मेनली द प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिकल फिजिक्स डिपेंड्स अपॉन द न्यूटन्स लॉज and all of you must be familiar that Newton's laws has got a valid limit. Newton's laws remain valid at non-relativistic limit. जब कभी किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी ऑफ लाइट से काफ़ी कम हो तो हम उस रेंज को नॉन रिलेटिविस्टिक लिमिट कहेंगे, और ये लॉज सभी नॉन रिलेटिविस्टिक लिमिट पर ही लागू होते हैं। तो क्लासिकल फिजिक्स, जिसमें हमने मूलतः न्यूटन के नियम का प्रयोग किया और प्रयोग करके हमने यहाँ बैठे बैठे ग्रह, तारे, उपग्रह, चंद्रमा पर जाना, चंद्रमा पर किस प्रकार से वेट का वेरिएशन होना, पृथ्वी पर अलग अलग स्थान पर जाने में किस प्रकार से वेट का परिवर्तन होगा, अनेक प्रकार के सिद्धांतों की रचना की गई। पुनः ध्यान रहे, ये सारी बातें नॉन रिलेटिविस्टिक लिमिट पर ही वैलिड थीं, जिसके अंतर्गत ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट से काफ़ी कम था। अपने इकाई प्रथम में प्रारंभ के 2-3 लेक्चर्स मूलतः क्वांटम मैकेनिक्स के फाउंडेशन पर ही जाने हैं। इस विषय को हमें समझने में मददगार होंगे। जैसे हम स्टेबिलिटी ऑफ एटम की बात करें, क्लासिकल फिजिक्स से हम नहीं समझ पाते हैं। नॉन रिलेटिविस्टिक मोशन एटम का, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का जानकारी नहीं हो पाती है। साथ ही एटम का डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा को हम नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि क्लासिकल फिजिक्स के अनुसार ऊर्जा के जितने भी परिवर्तन होंगे वो सभी कंटिन्यूअस होते हैं, जबकि आगे जाके प्रायोगिक रूप से ये पाया गया कि एनर्जी कंटिन्यूअस प्रोसेस में ना हो करके एनर्जी क्वांटाइज होती है। हमने हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम को अध्ययन किया और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में डिफरेंट लाइन के डिस्क्रीट सेट हमको प्राप्त हुए हैं, जिसमें जो पॉपुलर फॉर्मूला है रिंडबर्ग कांस्टेंट को यूज करते हुए न्यू बार इज इक्वल्स टू आर 1/n² माइनस 1/n1²। तो स्पेक्ट्रम में हम लाइमर, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, फंड कई प्रकार की सीरीज डिस्क्रीट सेट प्राप्त करते हैं, लेकिन उचित तरीके से इनकी व्याख्या नहीं मिल पाती। हाइड्रोजन का एक्साइटेड एटम अगर हम क्लासिकल फिजिक्स के अनुसार बात करें तो जब रेडिएशन मिलने चाहिए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब रेडिएट होंगे तो उसमें सभी प्रकार की वेवलेंथ मिलनी चाहिए, लेकिन एक्सपेरिमेंटल फैक्ट ये है सभी वेवलेंथ ना मिल कर के कुछ निश्चित वेवलेंथ मिलती हैं, यानी निश्चित वेवलेंथ और निश्चित वेवलेंथ के संगत निश्चित ऊर्जा यानी डिस्क्रीट अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी हमको प्राप्त होती है। जब कभी हम क्वांटम मैकेनिक्स के ओरिजिन की बात करते हैं
तो सबसे पहले चाहे हम किसी भी स्तर पर जाएं अथवा क्वांटम मैकेनिक्स का कोई सा भी टेक्स्ट बुक हम लें, तो क्वांटम मैकेनिक्स की जो प्रारंभ होगा वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन से होगा। ये सारी बातें हमें अपने पाठ्यक्रम में विस्तृत रूप से अध्ययन कर दी हैं। ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम क्या होगा, रेले जीन्स लॉ का फेल होना और फेल होने का कारण उनके द्वारा प्रिंसिपल ऑफ इक्वल पार्टीशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के समविभाजन सिद्धांत का प्रयोग करना, और इस सिद्धांत के प्रयोग से एनर्जी डेंसिटी के जो एक्सप्रेशन निकाले गए, वो एनर्जी डेंसिटी के एक्सप्रेशन के साथ जब हम प्रैक्टिकल रिजल्ट्स की मैचिंग करते हैं तो लो फ्रीक्वेंसी पर एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल रिजल्ट्स लगभग समान होते हैं। जब फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ने लगता है तो उस केस में एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल रिजल्ट में कोई मैचिंग नहीं मिलती, वो दोनों के दोनों पैराबोला की ब्रांच की तरह फैल जाते हैं। इतना वाइड गैप होने का अर्थ है कि हम अपना जो कुछ नॉलेज है उसको अपडेट करें। निश्चित रूप से इसमें कुछ कमी है। इस प्रॉब्लम को, ये सभी अपने पाठ्यक्रम का अंग है जिसका हम विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। इस प्रॉब्लम को साइंटिस्ट मैक्सवेल ने 1901 में हैंडल किया एंड ही गेव ए फार्मूला प्लैंक रेडिएशन लॉ। और प्लैंक रेडिएशन लॉ में उन्होंने ये बताया कि एनर्जी का जो मान है वो क्वांटाइज होगा। स्मॉल मिनिमम जो एनर्जी है वो एच न्यू फॉर्म होगी और एन एच न्यू के टर्म में एनर्जी के मान होंगे। और कुल मिलाकर के उनका जो कंसेप्ट था कि एनर्जी क्वांटाइज है। ये सारा डेवलपमेंट 1901 का है और इस कार्य के लिए मैक्स प्लैंक को नोबेल प्राइज़ 1918 में मिला। इस फॉर्मूला में यूज करने में उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ इक्वल पार्टीशन ऑफ एनर्जी के स्थान पर क्वांटम अप्रोच को लिया और फिर जो रिजल्ट्स हमें मिलते हैं वो रिजल्ट्स दोनों थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल में मैचिंग आती है। उसी प्रकार से वेरिएशन ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड विद टेम्परेचर, ठोस पदार्थों के विशिष्ट ऊष्मा का तापक्रम के साथ किस प्रकार से परिवर्तन होगा, इसकी जानकारी हमको क्लासिकल फिजिक्स से नहीं मिल पाती है। हम अपने सॉलिड स्टेट फिजिक्स थर्ड ईयर में ही जो तृतीय पेपर है उसका 4th चैप्टर पूरा का पूरा इसी बात पर है कि हम उसमें स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड पढ़ेंगे, उसमें ड्यूलोंग-पेटिट लॉ पढ़ेंगे। ड्यूलोंग-पेटिट लॉ का जो रिजल्ट्स हैं वो केवल नॉर्मल टेम्परेचर पर ही एक्सपेरिमेंट के साथ मैचिंग करते हैं। टेम्परेचर में कमी की जाए, टेम्परेचर 0 किया जाए तो रिजल्ट्स अलग आते हैं। फिर आइंस्टीन मॉडल ने प्लैंक रेडिएशन लॉ का प्रयोग करते हुए अपना आइंस्टीन मॉडल दिया। फिर इस मॉडल को आगे डिवाई के द्वारा परफेक्ट किया गया। ये सारा मॉडल ड्यूलोंग-पेटिट लॉ, आइंस्टीन मॉडल, डिवाई मॉडल हम अपने थर्ड ईयर के सॉलिड स्टेट फिजिक्स के 4th चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ से भी हमको ये मालूम पड़ेगा कि इस पहलू पर भी क्लासिकल फिजिक्स अपना सिद्धांतों की व्याख्या उचित तरीके से नहीं कर पाई। 1901 के बाद जाके 1905 में आइंस्टीन के द्वारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की व्याख्या की गई। मूलतः फिजिक्स में 1900 से आगे का जो डेवलपमेंट है वो बड़ा अद्भुत है, ड्रास्टिक है। उसमें फिजिक्स का एक नया ब्रांच डेवलप हो जाता है। 1905 में जब
आइंस्टीन के द्वारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की व्याख्या की गई और आइंस्टीन ने जब बताया कि लाइट इटसेल्फ इज मेड ऑफ डिस्क्रीट बिट्स ऑफ एनर्जी विच इज कॉल्ड फोटोन, ईच ऑफ एनर्जी इज एच न्यू। एच न्यू एनर्जी के फोटॉन्स हैं और इन फोटोन का मैटर के साथ इंटरेक्शन हो रहा है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स की इंटरप्रिटेशन की गई और इसमें बताया गया कि जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन है उसकी ऊर्जा इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी पर निर्भर कर रही है और साथ ही साथ एक मिनिमम एनर्जी लेवल भी है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी का लेवल है। उससे कम होने पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटनाएं प्रारंभ नहीं हो पाती हैं। उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का नाम भी दिया गया। ध्यान रहे, क्वांटाइज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मैक्स प्लैंक ने किया। आइंस्टीन ने 1905 में 3 पेपर दिए थे। जो तीसरा पेपर था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था। फिर कॉम्पटन इफेक्ट में साइंटिस्ट कॉम्पटन ने अपना जो पूरा कार्य है मोनोक्रोमेटिक एंड हाई फ्रीक्वेंसी एक्स रेज का मैटर के साथ किस प्रकार से इंटरेक्शन हो रहा है और फिर स्कैटर्ड फोटोन की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में जो परिवर्तन हो रहा है, इस प्रकार के प्रभाव की व्याख्या भी पार्टिकल नेचर के द्वारा की गई। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, पेयर प्रोडक्शन। और जब कॉम्पटन इफेक्ट हो गया तो 1928 में 28 फरवरी 1928 को रमन ने, चंद्रशेखर वेंकट रमन भारतीय वैज्ञानिक ने अपना रमन प्रभाव दिया। चूँकि 28 फरवरी को दिया था, इसी कारण से हम 28 फरवरी को भारत में विज्ञान दिवस के रूप में याद करते हैं। 1930 में इनको इस बात के लिए नोबेल प्राइज़ मिला। रमन प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, पेयर प्रोडक्शन और फिर आगे स्पेक्ट्रम में स्पेक्ट्रल लाइन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, चाहे वो स्टार्क इफेक्ट हो, जीमन इफेक्ट हो, इस प्रकार के अनेक सिद्धांतों की व्याख्या क्लासिकल फिजिक्स से संबंधित नहीं थी।